नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। फिलहाल सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम का ये तल्ख तेवरों के बावजूद शुक्रवार को मतदान हुआ है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं जिन लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है वहां की जनता का क्या रुझान रहा है, जीत हार को लेकर कैसे कैसे दावे किए जा रहे हैं, इस मसले पर हम बात करेंगे। तो देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। यूपी के जिन 8 सीटों के लिए मतदान हुए हैं वहां के सियासी योद्धाओं ने यूं तो अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरणों की बात अगर करें तो कई सीटों की तस्वीर अभी धुंधली नजर आ रही है। प्रत्याशियों के प्रचार की मुहिम कितनी कारगर साबित हुई, मतदाताओं ने किस दल पर मेहरबानी की, किस पर भरोसा किया, यह 4 जून को ही पता चल सकेगा। फिलहाल रुझान और अनुमानों के आधार पर हमारी ये रिपोर्ट पेश है। सहारनपुर का चुनावी माहौल इस बार अलग नजर आया। समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद को तो बीजेपी ने राघव लखनपाल को मैदान में उतारा। बता दें कि सहारनपुर लोकसभा सीट का सफर बहुत दिलचस्प रहा है। ये सीट कई मायनों में सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम मानी जाती है। सहारनपुर सीट पर सबसे पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था और तभी से ये सीट कांग्रेस का गढ़ बन गई थी। 1952 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। वहीं 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव को लेकर 1996 तक इस सीट पर जनता दल या जनता पार्टी का कब्जा रहा। 2 बार की हार के बाद 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां पर बाजी मारी थी। आपको बता दें कि 1996 के बाद सहारनपुर सीट 2 बार भारतीय जनता पार्टी, 2 बार बहुजन समाज पार्टी, 1 बार समाजवादी पार्टी और फिर 2014 में मोदी लहर के चलते 16 साल बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इससे पहले भाजपा 1998 में इस सीट से चुनाव जीती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में इस सीट पर एक बार फिर बसपा ने कब्जा कर लिया। 2019 में सहारनपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन से प्रत्याशी बने बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने 5,14,139 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखनपाल को 22,417 वोटों से हराकर इस सीट पर अपना परचम लहराया था। इस लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोट निर्णायक फैक्टर रहते हैं, जो इसे राजनीतिक दलों के लिए अहम बनाता है। मुस्लिम बाहुल्य सीट माने जाने वाली सहारनपुर लोकसभा का चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ जाता दिखाई दिया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू बाहुल्य और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रोड शो निकाला, उससे समीकरण बदलते दिखाई दिए। 2014 के चुनाव में भी यही स्थिति बनी थी। उस समय एक विवादित बयान ने चुनाव को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर लाकर रख दिया था। सहारनपुर लोकसभा में 18,55,310 वोटर हैं। इसमें मुस्लिमों की संख्या करीब 7 लाख और दलित करीब 3.25 लाख है। अभी तक अधिकतर चुनाव में मुस्लिम दलित फैक्टर चलता रहा है। जिसकी तरफ उनका झुकाव रहा है वो जीत की दहलीज तक पहुंचा है। कैराना, मतों के बंटवारे पर जीत का गणित। अब बात कैराना सीट की, जहां 2018 के उपचुनाव में झटके को छोड़कर 2014 से कैराना भाजपा का गढ़ रहा है। 2014 में भाजपा के हुकुम सिंह ने 5,65,000 से अधिक वोटों और 50.6% वोट शेयर से ये सीट जीती थी। हुकुम सिंह के निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में आरएलडी की तबस्सुम हसन ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह के खिलाफ जीत हासिल की थी, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। आखिरकार भगवा पार्टी ने 2019 के चुनावों में सीट वापस जीती। 2019 में भाजपा के प्रदीप कुमार ने 5.66 लाख से अधिक वोटों और 50.4% वोट शेयर के साथ सीट जीती थी। कैराना लोकसभा सीट पर भाजपा के
प्रदीप चौधरी, सपा की इकरा हसन, बसपा के श्रीपाल राणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिखे। इस सीट पर जातीय समीकरण हावी होता दिखा। हालांकि 6 निर्दलीय समेत इस सीट पर 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। हर प्रत्याशी का अपना अपना गणित रहा है। हालांकि इस बार मतदाता चुप्पी साधे रहे। बहरहाल भाजपा यहां ध्रुवीकरण के आसरे जीत की उम्मीद लगाए है। सपा को मुस्लिम वोट बैंक सहारा है। इसके अलावा इकरा की जीत का सारा गणित बीजेपी के वोट में बिखराव पर निर्भर करता है। मुजफ्फरनगर चुनावी चक्रव्यूह में त्रिकोणीय मुकाबला। 16 लाख मतदाताओं वाला मुजफ्फरनगर 2014 से भाजपा का गढ़ रहा है। 2019 के आम चुनावों में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान दिवंगत आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह के साथ करीबी मुकाबले में विजयी हुए, जहां बालियान को 5,73,000 से अधिक वोट और 49.5% वोट शेयर मिले थे। मुजफ्फरनगर में 2009 में 54.37% मतदान हुआ था। इस चुनाव में बसपा के कादर राणा ने रालौद के अनुराधा चौधरी को 21,000 से अधिक मतों से हराया था। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए इस बार 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के बीच होते दिखा। आखिरी समय तक सभी प्रत्याशी एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास करते रहे। मतदाताओं की चुप्पी से समीकरण और अधिक उलझते हुए नजर आए। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये तीसरा लोकसभा चुनाव है। इस बार बालियान के लिए अपने ही चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। राजपूतों के विरोध ने भाजपा को जटिल हालात से रूबरू कराया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठाकुर बाहुल्य इलाकों में सभाओं के बाद भाजपा खेमे में इस वोट बैंक को अपने पाले में होने का दावा कर रहा है। बिजनौर मुकाबला कड़ा, सभी के जीत के दावे। बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। पिछले दशक में भाजपा से बसपा में बदलाव देखा गया। 2019 में बसपा के मलूक नागर ने 5.56 लाख से अधिक वोटों और 51% वोट शेयर के साथ सीटें जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुंवर भारतेंद्र ने 4.86 लाख से ज्यादा वोट और 45.9% वोट शेयर हासिल कर ये सीट हासिल की थी। बिजनौर में 2009 में मतदान प्रतिशत कम रहा। 54.96% लोगों ने मतदान किया था। इस बार आखिरी दिन आते आते जहां सपा के काडर वोट मुस्लिमों में बसपा की सेंधमारी नजर आई, वहीं भाजपा रालौद के काडर वोट सैनी मतदाताओं में सपा की सेंधमारी दिखी। बता दें कि यहां मुकाबला किसी के लिए आसान नहीं है। रालोद जहां भाजपा और अपनी पार्टी के काडर वोट के भरोसे जीत की उम्मीद लगाए है, वहीं सपा मुस्लिमों के साथ साथ सैनी मतदाताओं को जोड़कर जीत का समीकरण अपने पक्ष में बता रही है, जबकि बसपा भी दलित और मुस्लिमों को अपने पाले में आने का दावा करते दिखी। इस बार मतदान में बिजनौर और चांदपुर में मुस्लिमों में बिखराव कम दिखा। वहीं हस्तिनापुर, मीरापुर और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में ये बिखराव बढ़ा है। यहां सपा से दीपक सैनी, बसपा से विजेंद्र सिंह और भाजपा रालौद गठबंधन से चंदन चौहान मैदान में है। नगीना चतुष्कोणीय मुकाबला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट के चुनाव पर इसलिए सबकी नजरें हैं क्योंकि यहां से युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में हैं। दिलचस्प ये है कि वे यहां से अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष के गठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन वे चुनाव के केंद्र में हैं और उनके यहां होने की वजह से मुकाबला दिलचस्प दिखा। वैसे तो नगीना लोकसभा सीट रिजर्व है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित वर्ग से ही है। हालांकि दलित मतदाताओं को बहुजन समाज पार्टी का एक परंपरागत वोट माना जाता रहा है और इस बार जमीनी हालात अलग दिख रहे हैं। आपको बता दें कि नगीना इकलौती लोकसभा क्षेत्र है जहां 2014 के मुकाबले 2019 में मत प्रतिशत बढ़ने के बावजूद बसपा ने जीत हासिल की थी। नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के चुनावी मैदान
में खुद उतर जाने से ये सीट प्रदेश की चुनिंदा हॉट सीटों में शुमार हो गई। इस बार नगीना सीट के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह गड़बड़ाते नजर आए। मुस्लिम दलित बाहुल्य नगीना लोकसभा सीट पर इन दोनों वर्गों के रुख पर ही चुनावी परिणाम की हार जीत का फैसला होता रहा है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम और दलित वोटों में जमकर मारामारी और सेंधमारी होती दिखाई दी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सपा बसपा के मूल वोट बैंक में सेंधमारी करने और सपा बसपा ने अपने मूल वोट बैंक को एकजुट रखने में पूरी ताकत लगाए रखी। उधर भाजपा भी मुस्लिम महिलाओं और दलित वोटों में सेंधमारी करने के प्रयास में लगी रही। पीलीभीत, किस पाले में गए मुखर मतदाता। वही पीलीभीत की अपनी अलग पहचान है। इसे यूपी का पंजाब भी कहा जाता है क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए सिखों ने इसे आबाद किया। गोमती नगर के उद्गम जल, जंगल, जमीन से सजा ये जिला अपनी खूबसूरती के लिए देश दुनिया में विख्यात है। अगर राजनीति की बात करें तो ये क्षेत्र मेनका और वरुण गांधी के लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यहां से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। जिस जिले की तासीर में टाइगर की दहाड़ हो, वहां का मतदाता भला मौन कैसे रह सकता है। जल जंगल के बीच बसे पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में चेहरों पर बहस होती है। नेपाल उत्तराखंड सीमा से जुड़ी इस तराई के लोग मतदान के दिन राजनीति पर मौन नहीं मुखर रहे। नेपाल सीमा से सटे गांवों के लोगों के मुताबिक राशन योजना ने हर जरूरतमंद का पेट भरने की व्यवस्था कर दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने खेतों में खाद बीज के खर्च में सहारा दे दिया। इनकी आवश्यकता शहर वालों की समझ में भले न आए, मगर गांव वाले सबसे ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जहां तक बात है, क्या सिर्फ 2.5 लाख रुपए में मकान बन सकता है। बहरहाल इस चुनाव में लोगों में स्थानीय चेहरों के बजाय सरकार के बड़े निर्णयों और देश के नेतृत्व की चर्चा रही। आपको बता दें कि वरुण के स्थान पर भाजपा प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाकर सीट का महत्व बरकरार रखा है। ब्राह्मण प्रत्याशी देने के पीछे जातिगत संतुलन का समीकरण भी साधा गया है। बता दें कि वरुण गांधी ने पिछली बार तकरीबन 2.5 लाख वोटों से ये सीट जीती थी। अब जितिन प्रसाद क्या जीत के इस लीड को बढ़ा पाते हैं या फिर भाजपा ये सीट गंवा देती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। रामपुर, चाकू जैसी सियासी धार। समाजवादी पार्टी और उसके कद्दावर नेता आजम खान के पूर्वगढ़ में पिछले एक दशक में सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया। 2019 के विवादित भाषण मामले में 3 साल की कैद की सजा के कारण खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने सीट वापस जीत ली थी। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर शहर से लेकर देहात तक चर्चाओं को बाजार गर्म रहा। मतदाता अपने अपने पसंद के प्रत्याशी की जीत हार के समीकरण गढ़ते रहे हैं, लेकिन मुख्य दलों के प्रत्याशियों के सामने कुछ मुश्किलें हैं तो कुछ समीकरण उनको जीत की आस दिखा रहे हैं। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी, सपा प्रत्याशी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी और बसपा के जीशान खान के बीच त्रिकोणीय लड़ाई का अनुमान लगाया जा रहा है। मुरादाबाद सीट का अलग सियासी इतिहास। मुरादाबाद में समीकरण बदलते रहे हैं। बता दें कि 2019 में सपा को सफलता मिली थी, लेकिन इस बार सपा प्रत्याशी की खींचतान से माहौल में वो गर्मी नहीं दिखी। ये वो सीट है जहां से क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन सांसद रह चुके हैं। पीतल नगरी के नाम से मशहूर ये निर्वाचन क्षेत्र पिछले दशक में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच झूलता रहा है। 2019 में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसटी हसन ने 6.49 लाख से अधिक वोट हासिल किए थे और 50% से अधिक वोट शेयर हासिल कर सीट जीती थी। आपको बता दें कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। यहाँ बने पीतल के सामान का निर्यात कई देशों में होता है, जिसके चलते मुरादाबाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब भी है। मुरादाबाद लोकसभा की बात करें तो उसमें कुल 5 विधानसभा आती है। वही मुरादाबाद का इतिहास रहा है कि
यहाँ हर लोकसभा चुनावों में अलग पार्टी का सांसद बनता रहा है। पिछले कई सालों से इस सीट पर जातीय समीकरण हार जीत को तय करते रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की टिकट से एसटी हसन ने मुरादाबाद में एक बड़ी जीत दर्ज की थी। तब भाजपा दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस को तो काफी कम वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। ऐसे में दोनों ने संयुक्त रूप से एसटी हसन को मैदान में उतारा था। उस चुनाव में बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह को टक्कर देने का काम कर रहे थे। बड़ी बात यह थी कि 2014 में मोदी लहर के दम पर कुंवर सर्वेश सिंह ने भी मुरादाबाद सीट से बड़ी जीत दर्ज कर रखी थी। इसी वजह से पिछली बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया, लेकिन एसटी हसन ने सभी समीकरणों को तोड़ते हुए एक बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के कुंवर सर्वेश सिंह को 58,000 से भी ज्यादा मतों से हरा दिया था। उस चुनाव में कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें 60,000 वोट भी नहीं मिल पाए थे। मुरादाबाद के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 45% से भी ज्यादा मुसलमान हैं और पिछले कई सालों से यही वर्ग इस सीट पर हार जीत तय करता रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के जाटव वोटर भी मुरादाबाद में निर्णायक साबित होते रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की। पहले चरण में उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर मतदान हो चुका है। राज्य के 5 प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। देखना होगा कि अब 4 जून को किसकी किस्मत चमकेगी और जनता किसे अपना नेता चुनेगी। वहीं इस चुनाव में राज्य की 5 सीटों पर कुछ मुद्दे छाए रहे। जहां तक मतदाताओं के मूड की अगर बात करें तो मुद्दे सियासी फिजा में छाए रहे। इन पर काफी क्रिया और प्रतिक्रिया देखी गई। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की भी चर्चा खास तौर पर होती रही। खासकर बेरोजगारी, अग्निवीर योजना से लेकर स्थानीय मूलभूत सुविधाओं की कमी पर लोग मुखर नजर आए। पेश है ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में मतदान हुआ। बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर 83.37 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में मतदाताओं ने कुल 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। बता दें कि सबसे ज्यादा प्रत्याशी हरिद्वार लोकसभा सीट में हैं। यहाँ 14 प्रत्याशी मैदान में उतरे। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार में प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया। जबकि बसपा से उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक जमील अहमद और हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से विधायक उमेश कुमार ने बतौर निर्दलीय चुनाव को दिलचस्प बना दिया। आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया, जिसमें उत्तराखंड की जनता ने 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। हम मौजूद हैं हरिद्वार लोकसभा सीट के ऋषिकेश विधानसभा पे, जहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हुआ था और अब 5 बज चुके हैं, तो मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तमाम 20 लाख मतदाताओं ने 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और अब ये ईवीएम यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम तक ले जाई जाएगी। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, तब जाके पता चलेगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारता है, कौन किसे जनता प्यार देती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 सीटों में मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच है। सबसे ज्यादा हरिद्वार और पौड़ी सीट पर नजरें लगी हुई हैं, तो वहीं गढ़वाल में इतिहास बदलने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में साल 2014 व 2019 के बाद लगातार तीसरी बार 5 सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने का भाजपा दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना के सहारे जीत का दावा कर रही है। इस बार टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही नजर आया है, जहां राज परिवार की पारंपरिक सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह चौथी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला पर दांव खेला है। लेकिन इस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा युवा प्रत्याशी बॉबी पवार की रही है। युवाओं के भरोसे बॉबी पवार इस बार इतिहास रचने का दावा कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट टिहरी लोकसभा सीट देखने को मिली, क्योंकि टिहरी लोकसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। आपको बता दें कि वैसे तो टिहरी लोकसभा सीट राज परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है, लेकिन वर्तमान समय की बात करें, 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।
क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह जो कि राज परिवार से आते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक ज्योत सिंह बुंसोला को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी टिहरी लोकसभा सीट से उतारा है। वहीं बॉबी पंवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मुकाबले को तिरकोणिया करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के उत्तराखंड में पहले चरण में होने वाले मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले परिणाम पर टिक गई है। देखना होगा कि टिहरी लोकसभा सीट से जो कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 तारीख को देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। बता दें कि टिहरी और हरिद्वार में जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट पर राज्यसभा सदस्य रहे और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच देखने को मिला है। इस सीट पर भाजपा के स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर लगाया। वहीं अल्मोड़ा सीट की बात करें तो भाजपा से अजय टम्टा के सामने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि इस सीट पर मतदाताओं की खामोशी रही है, जिससे हार जीत के सटीक अनुमान नहीं लग पा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। अब तक की अल्मोड़ा सीट की बात करें तो 2 बार से भाजपा के पाले में अल्मोड़ा सीट है और वहां से जिताऊ प्रत्याशी अजय टम्टा को एक बार भाजपा ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रदीप टम्टा भी कांग्रेस की हुकार वहां से भर रहे हैं। हालांकि जनता ने अब उनको किसको कितना साथ दिया होगा ये बहरहाल अभी देखना होगा, लेकिन 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो आज मतदान संपन्न हो गया है। अब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार जनता ने किसको अपना दुलार दिया है। अब बात नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट की, जहां भाजपा के अजय भट्ट का कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। बता दें कि अजय भट्ट केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं और दूसरी बार इतिहास दोहराना चाहते हैं, जबकि प्रकाश जोशी पहली बार कोई चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह यहाँ पे सुबह से ही देखा गया। लंबी लंबी कतारों में लोग जो है यहाँ पे लाइनों में खड़े होकर मतदान करते नजर आए, जिसके बाद जो शाम को है यहाँ पे ईवीएम में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो कैद हो चुका है। जनता ने अपना जनादेश यहाँ पे ईवीएम के माध्यम से दे दिया है। अब जब हमने यहाँ पे बात की जो मतदाता है उनसे, तो उनका साफ तौर से कहना था बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों को लेकर उन्होंने यहाँ पे वोट किया है। अब देखने वाली बात ये होगी जनता किसके भाग्य में फैसला देती है। देवभूमि के लिए ये लोकसभा का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि भाजपा तीसरी बार हैट्रिक मारने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी सत्ता में आने का दावा कर रही है। देखना होगा 2024 का चुनावी परिणाम किसके लिए मुफीद साबित होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।